हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 2 मार्च का फर्स्ट एडिटोरियल। और उससे पहले देखते हैं कि कौन कौन से नए शब्द आज आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले वर्ड दिया हुआ है ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे, वो एक नाम था। ठीक है, ये ट्रंप जो है ये वर्ब के रूप में है और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आउटशाइन, या फिर कहेंगे आउटडू, या फिर कहेंगे सरपास, या फिर कहेंगे एक्लिप्स। मीन्स किसी से आगे निकल जाना। क्या मतलब है? किसी से आगे निकल जाना। दूसरा शब्द है शोरअप। शोरअप एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब सपोर्ट, बोल्स्टर, या फिर कह सकते हो स्ट्रेंथन। इसका मतलब हुआ मजबूती देना। ठीक है, किसी को सहारा देना। अंडरपिन भी एक इसका सिनोनिम हो सकता है, अंडरपिन भी कहा जा सकता है। फिर एक वर्ड है वल्नरेबल। वल्नरेबल में देखिए लास्ट में एबल आ रहा है, ये एक एडजेक्टिव है। तो जिन वर्ड्स का एंड एबल से होता है वो क्या होंगे? एडजेक्टिव्स होंगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है एट रिस्क, या फिर आप इसे कहेंगे एंडेंजर्ड, या फिर इसे आप कहिएगा, आप कह सकते हो इन डेंजर, खतरे में होना। एक्सपोज्ड भी कहा जा सकता है। साइट एक वर्ब है, इसका मतलब मेंशन करना होता है, रेफर करना होता है, किसी चीज का हवाला देना, किसी चीज की ओर संकेत करना। एल्यूड भी हो सकता है, तो नीचे दे रखा है आपको। ठीक है, ये आपस में सिनोनिम्स ही हैं। अल्यूड जो है इसका मतलब भी यही लिखेंगे आप। मेंशन कह सकते हो, रेफर कह सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो, संकेत देना। डायर एक एडजेक्टिव है। एक जनरल डायर हुए थे, ठीक है, वो जलियांवाला हत्याकांड आपको अगर याद हो इतिहास में, तो जनरल डायर कितना भयानक, कितना क्रूर वो हत्याकांड था। उसी से इसका मतलब निकाल सकते हैं आप। हॉरिबल, टेरिबल, भयानक या डरावना एडजेक्टिव है। टर्मोइल एक नाउन है, इसका मतलब ट्यूमल्ट कह सकते हो, या फिर डिसऑर्डर कह सकते हो। उथल पुथल को कहा जाता है क्या? ट्यूमल्ट या टर्मोइल। कैओस भी कहा जा सकता है। ठीक है, कैओस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आज का एडिटोरियल है अ कॉशनरी टेल। अगर आप ऐसे ही एडिटोरियल डेली बेसिस पर एप्लीकेशन पर चाहते हैं तो आज से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, B106। हेल्पलाइन नंबर आपको एप्लीकेशन पे दिया हुआ है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कोर्स को समझने में, कौन सा कोर्स बाई करना चाहिए और क्या कुछ कोर्स में खास है ये जानना है, तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस कोर्स की खास बात ये रहेगी कि यही जो वीडियो आपको 5 बजे आप देख पा रहे हैं यूट्यूब पर, ये अर्ली इन द मॉर्निंग 8-9 बजे के करीब अपडेट हो जाता है एप्लीकेशन पर। एक और वीडियो लेट नाइट अपडेट हो जाता है। कई बार टाइम मिलता है, मैं सुबह जल्दी ही कर देता हूँ, साथ में ही कर देता हूँ दोनों का अपडेट। उनका PDF भी आपको मिलेगा। इसका PDF और जो दूसरा सेशन है, क्विज सेशन जो होता है, उसमें 15 प्रश्न हम डिस्कस करते हैं क्लोज टेस्ट के, सिनोनिम्स के, एंटोनिम्स के, कुछ भी हो सकता है उसमें, है ना, कॉमन एरर्स हो सकती हैं। तो वो जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको बहुत हेल्प करेंगे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने में। तो वो आप बाई कर सकते हैं, उसका PDF भी वहाँ पर उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप कोर्सेज को विजिट करेंगे, समझेंगे, डेमो वीडियोज़ देखेंगे तो समझ में आपको आएगा कि कौन सा कोर्स आपके लिए उपयुक्त है। आज का एडिटोरियल है कॉशनरी टेल। ये जो वर्ड है टेल, टेल का मतलब होता है कहानी। ठीक है, एक TAIL होता है टेल, वो पूंछ होती है, जानवरों की पूंछ, गाय की पूंछ, है ना। कोई भी एनिमल है उसकी पूंछ को बोलते हैं टेल, TAIL। ये जो टेल है इसका मतलब है कहानी, और कॉशनरी का मतलब होता है वार्निंग कह सकते हो। मतलब जिसमें आपको ये कहा गया है कि आपको सावधानी बरतनी है। तो ऐसी चेतावनी जो होती है वो कॉशनरी होती है। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो ये तो आपका हुआ एडजेक्टिव, और ये जो शब्द है ये आपका हुआ नाउन। ए है ये शब्द डिटर्मिनर।
तो अ कॉशनरी टेल का मतलब है एक ऐसी कहानी जिसमें वार्निंग दी गई है, तो कहानी के माध्यम से आपको एक चेतावनी दी गई है। जलवायु के विषय पर यह आर्टिकल है, ठीक है, कि कैसे कोई भी देश जो है कमिटमेंट कर रहा है कि 2070 तक हम नेट जीरो न्यूट्रलिटी, जो कार्बन न्यूट्रलिटी जिसे कहते हैं, कि कार्बन एमिशन नेट जीरो पर लेकर आ जाएंगे। तो ये कमिटमेंट लेखक कह रहे हैं कि आप 2070-50 कह रहे हो, तो उसका आज क्या असर पड़ रहा है, आज आपका क्या प्रयास है उसको लेकर, वो यहाँ पे क्लियर करने की आवश्यकता है। तो देखिए, अमिडस्ट ग्लोबल टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब उथल पुथल अभी देखा हमने। अमिडस्ट एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब इस बीच। अब आपको ये समझना है कि अमिड और अमंग में डिफरेंस क्या है। अमंग जो होता है वो काउंटेबल नाउन के पहले लगता है, जबकि अमिड या अमिडस्ट जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों प्रकार के नाउन से पहले लगेंगे। तो अमिडस्ट ग्लोबल टर्मोइल का मतलब है विश्व में उथल पुथल मची हुई है, और उस उथल पुथल के बीच में, ठीक है, विश्व में जो उथल पुथल चल रही है उसके बीच द इंटर गवर्नमेंटल पैनल, तो ये जो पैनल है, पैनल का मतलब एक ग्रुप मान लीजिए, और कैसा ग्रुप है, इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब ये हो गया कि जिसमें 2 या 2 से अधिक गवर्नमेंट्स हों, ठीक है, ऐसा पैनल जिसमें 2 या 2 से अधिक गवर्नमेंट शामिल हैं, वो इंटर गवर्नमेंटल पैनल है। तो वैश्विक उथल पुथल के बीच जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल है, किस पर बनाया गया है पैनल, ये क्लाइमेट चेंज पर, ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर। अब बीच में क्या रखा है, द लार्जेस्ट इंटरनेशनल कंसोर्टियम, ये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संघ है, एसोसिएशन है। कंसोर्टियम जो है इसको एसोसिएशन कह सकते हो आप, या फिर आप इसे कहेंगे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो संगठन है उनके ग्रुप को कह सकते हैं, ठीक है। ये किसका कंसोर्टियम है, किसका समूह है, साइंटिस्ट का। वो साइंटिस्ट कौन से हैं, वो वैज्ञानिक हैं जो एनालाइज कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है। द एविडेंस, किसका, सबूतों का। एविडेंस जो है वो अनकाउंटेबल होता है भाई। अब इसके बाद में आप एस और एस नहीं जोड़ेंगे, एविडेंसेस नहीं होगा, ठीक है। एविडेंस किसको लेकर, प्रेजेंट एंड फ्यूचर मैन मेड इम्पैक्ट्स, वर्तमान में और भविष्य में जो भी इंसान के द्वारा, मैन मेड मतलब जो इंसान निर्मित करे, वो जो इम्पैक्ट्स हैं किस पर, क्लाइमेट चेंज पर, उसको रिव्यू करने वाले, उसको एनालाइज करने साइंटिस्ट का ये समूह है। अब ये फिर से इस पे आ जाओ कि ये जो पूरा उथल पुथल मचा हुआ है, उस बीच में जो ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल है क्लाइमेट चेंज पर, अब इसके बारे में बताया है कि ये कंसोर्टियम है साइंटिस्ट का, इसका एक मैसेज है, इसका एक संदेश है, दैट इज प्रेडिक्टेबली डायर, कि ये मैसेज जो है, जो एक्सपेक्टेडली, ये प्रेडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करना होता है, फोरसी करना होता है, फोरटेल किसी भविष्य में होने वाली घटना की पूर्व में ही जानकारी देना होता है। तो आप इस प्रेडिक्टेबली को कह सकते हो एक्सपेक्टेडली, जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया है, और डायर का मतलब भयानक होता है, टेरिबल होता है। तो फिर समझ लीजिएगा, दैट यहाँ पे इस मैसेज के लिए है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसकी वर्ब इज है। तो कह रहा है कि वैश्विक उथल पुथल के बीच जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल है, किस पर, क्लाइमेट चेंज पर। अब ये सब्जेक्ट ना मान के इसको सब्जेक्ट मानिए आप, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये गलती से मैंने इसको कर दिया हाईलाइट, ये सब्जेक्ट है द इंटर गवर्नमेंटल पैनल। तो वैश्विक उथल पुथल के बीच में जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल है, याद रखिएगा इंटर और इंट्रा दो शब्द होते हैं। इंट्रा अगर लगा दिया उसका मतलब विद इन है, उसी के भीतर है, और इंटर का मतलब है उससे बाहर है। और अगर इंट्रा गवर्नमेंटल करता तो एक ही सरकार के भीतर के सदस्य हम शामिल करते। इंटर गवर्नमेंटल है, इसका मतलब सरकारें 2 या 2 से अधिक हैं, ज़्यादा है, ठीक है। तो ग्लोबल टर्मोइल के बीच जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल है क्लाइमेट चेंज पर, अब इसका परिचय दिया है इस पैनल का कि ये पैनल है क्या, ये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संघ है, एक एसोसिएशन है, किसका, वैज्ञानिकों का। ये वैज्ञानिक कौन से हैं, जो एनालाइज कर रहे हैं और रिव्यू कर रहे हैं उन सबूतों का, जो वर्तमान या फ्यूचर के मैनमेड इम्पैक्ट्स का पड़ेगा, किस पर, किसके इम्पैक्ट्स हैं, क्लाइमेट चेंज के। तो इस पैनल के पास में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, एक मैसेज है। ये मैसेज कौन सा है, ये संभवतया बहुत ही भयानक मैसेज है, बहुत ही डरावना मैसेज है। द वर्ल्ड फेसेस अनअवॉइडेबल मल्टीपल क्लाइमेट हैजार्ड्स। हैजार्ड्स का मतलब होता है डेंजर, खतरा, या फिर आप इसे कहेंगे थ्रेट। डेंजर या थ्रेट को बोलते हैं हैजार्ड। द वर्ल्ड, अगर वर्ल्ड दुनिया, विश्व की बात करें, सभी देशों की बात करें मिलाकर, तो उसके लिए द का प्रयोग करेंगे। एक दुनिया हम कहें कि एक मेरी दुनिया है, एक आपकी दुनिया है, ऐसी बात करें तो हम ए भी लगा सकते हैं, ए वर्ल्ड ऑफ माइन ऐसे करके ए लगा सकते हैं। लेकिन हम पूरे विश्व की बात करते हैं तो द का प्रयोग करते हैं। फेसेस यहाँ पे कह रहा है, तो फेस यहाँ पे इसका मतलब ये मानो कि सामना कर रहा है, ठीक है।
अब कह रहा है कि भाई विश्व जो है वो सामना कर रहा है किसका, अनअवॉइडेबल, ये होता है इनएविटेबल। अनअवॉइडेबल का मतलब क्या है, इनएविटेबल, जिसको आप टाल नहीं सकते, जिससे आप बच नहीं सकते। और याद रखिए कि जिन वर्ड्स के एंड में एबल शब्द आता है वो सारे के सारे शब्द जनरली क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। तो वर्ड जो है वो फेस कर रहा है अनअवॉइडेबल मल्टीपल क्लाइमेट हैजार्ड। चूंकि मल्टीपल लगाया तो मल्टीपल मतलब अधिक है, 2 या 2 से अधिक है, इसलिए यहाँ पे हैजार्ड्स का प्रयोग किया, मल्टीपल के साथ में नाउन कैसी लगा दी, प्लूरल। तो कह रहा है कि विश्व जो है वो फेस कर रहा है ऐसे अनेकों क्लाइमेट हैजार्ड्स को जो कि जिससे आप बच नहीं सकते, ओवर द नेक्स्ट 2 डिकेड्स। अब ये फेसेज जो है इसको ऐसे मत करो, फेस कर रहा है इसको ऐसे करो। अब देखो ये टाइम दे दिया आपको, अब यहाँ पे ये टाइम दिया है, ये भविष्य की बात कर रहा है, तो ये फ्यूचर की एक कंडीशन है, इसलिए इसको ऐसे पढ़ो कि ये फेस करेगा, ठीक है। ये निकट भविष्य के लिए या कोई फ्यूचर की जानकारी देने के लिए आपको यूज़ करना होता है प्रेजेंट सिंपल का। तो ये फेसेज जो है वो विल फेस का मीनिंग दे रहा है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है प्रेजेंट सिंपल से आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मीनिंग मिलता है, कई बार ऐसा होता है कि प्रेजेंट सिंपल से आपको फ्यूचर इंडेफिनिट का संकेत मिलता है। अब ये पता लगता है इस टाइम को देखकर। ये एडवर्बियल आपको दे रखा जो ओवर द नेक्स्ट 2 डिकेड्स, अगले कुछ दशकों के 2 दशकों के दौरान। तो ये ओवर जो है इसका मतलब ड्यूरिंग है, प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो कह रहा है विश्व जो है फेस करेगा अनअवॉइडेबल मल्टीपल क्लाइमेट हैजार्ड्स को, मतलब ऐसे अनेकों जलवायु के खतरों को जो कि अनअवॉइडेबल है, जिससे आप बच नहीं सकते। कब फेस करेगा, आने वाले 2 दशकों के दौरान। कैसे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगी, ठीक है। इवन टेम्परेरीली एक्सीडिंग, इवन जो है वो इम्फेटिक होता है, मतलब किसी चीज़ पर जोर डालने के लिए, स्ट्रेस डालने के लिए यूज़ होता है। तो कह रहा है कि इवन टेम्परेरीली एक्सीडिंग, एक्सीड का मतलब होता है बढ़ाना, से अधिक करना, किसी चीज़ से अधिक करना। ये मैंने हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है, इसका सब्जेक्ट बनाया है। और हमेशा याद रखिए कि जब आप आईएनजी शब्द, किसी शब्द के साथ आईएनजी लगा रखा है, उसको अगर सब्जेक्ट आप बनाते हैं तो उसका मतलब वो जेरेंड है, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ तक कि अगर अस्थायी रूप से भी थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, वार्मिंग लेवल को बढ़ाया जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो एक्सीडिंग की वर्ब है वुड मीन, वुड मॉडल है, ये मीन इसकी बेस फॉर्म है। तो इसका मतलब ये होगा एडिशनल सीवियर इम्पैक्ट्स, एडिशनल मतलब अतिरिक्त, सीवियर का मतलब गंभीर, इम्पैक्ट्स का मतलब प्रभाव पड़ेंगे। सम ऑफ विच विल बी इरिवर्सिबल, और सम आ रहा है इन प्रभावों के लिए, और इन इम्पैक्ट्स में से कुछ प्रभाव ऐसे होंगे जो कि कैसे होंगे, सम की वर्ब होगी विल बी, इरिवर्सिबल का मतलब दैट कैन नॉट बी चेंज्ड या फिर दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, जिससे आप रोक नहीं पाएंगे, जिससे आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर समझिए, वर्ड की वर्ब है वो फेसेज है, वर्ड के पहले द लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, द प्लस वर्ड। तो दुनिया जो है वो अनअवॉइडेबल मतलब इनएविटेबल, मतलब ऐसे कुछ अनेकों क्लाइमेट हैजार्ड्स को फेस करेगी जिससे बचा नहीं जा सकेगा अगले 2 दशकों के दौरान। ड्यूरिंग का मीनिंग दे रहा है ओवर यहाँ पे। कारण क्या है, क्योंकि 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी औसतन, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर आप टेम्परेरी रूप से भी, टेम्परेरीली यहाँ पे एडवर्ब है, तो यदि टेम्परेरी रूप से भी इस वार्मिंग लेवल को बढ़ाते हो, ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि अतिरिक्त कुछ गंभीर प्रभाव पड़ेंगे, और उन प्रभावों में से कुछ प्रभाव ऐसे होंगे जो इरिवर्सिबल होंगे। इरिवर्सिबल भी एडजेक्टिव है भाई, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। तो इसका मतलब होता है दैट कैंट बी, दैट विच कैंट बी स्टॉप्ड और चेंज्ड, जिससे ना तो रोका जा सके और ना बदला जा सके, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, द रिपोर्ट पॉइंट्स आउट, पॉइंट आउट का मतलब होता है इशारा करना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे पॉइंट आउट कर रही है कि द राइज इन वेदर एंड क्लाइमेट एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स क्या होता है, एक्सट्रीम का मतलब इंटेंस है, कोई भी चीज़ है तो ज़्यादा है, मतलब बैलेंस्ड नहीं है। अगर आप वेदर या क्लाइमेट एक्सट्रीम्स की बात करते हैं तो मौसम और जलवायु की स्थितियां एक्सट्रीम लेवल पर है, मतलब सर्दी पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, ये एक्सट्रीम है, ठीक है। तो रिपोर्ट की वर्ब पॉइंट्स है, रिपोर्ट पॉइंट आउट कर रही है कि जो राइज, राइज यहाँ पे नाउन है। क्यों है नाउन, क्योंकि द डिटरमिनर का प्रयोग कर दिया तो ये नाउन मानना पड़ेगा। तो रिपोर्ट यहाँ पे पॉइंट आउट कर रही है कि जो बढ़ोतरी है, जो राइज है, किसमें, वेदर और क्लाइमेट एक्सट्रीम्स में, ये राइज हैज, ये हैज के साथ थर्ड फॉर्म लेड, लेड है वो लीड की थर्ड फॉर्म है,
लीड टू का मतलब होता है रिजल्ट इन, इसका परिणाम निकलना, ठीक है। लीड टू का मतलब क्या होता है, रिजल्ट इन, ये लिख लीजिएगा, ये शुरुआत से ही बताता रहा हूं एडिटोरियल्स में, लीड टू बराबर रिजल्ट इन होता है, ठीक। तो कह रहा है कि बढ़ोतरी जो है वेदर और क्लाइमेट एक्सट्रीम्स में ये कारण बना है किसका, कुछ इरिवर्सिबल इंपैक्ट्स का। एज नेचुरल एंड ह्यूमन सिस्टम्स आर पुश्ड बियॉन्ड, क्योंकि जो नेचुरल और ह्यूमन सिस्टम्स हैं, चाहे वो प्राकृतिक सिस्टम हो या इंसान के कोई सिस्टम हो, आर पुश्ड बियॉन्ड, उनको पुश किया जाता है बियॉन्ड देयर एबिलिटी टू अडेप्ट। कि भी देखो, एक तो आप इतना ही पुश करो कि वापस से उसी फॉर्म में आ जाए, आपने विकृत किया, वापस से अनुकूलन बना ले और कैसे भी करके उसको एडजस्ट कर ले। और कई बार ऐसा है कि इतना पुश कर दिया कि वापस उस फॉर्म में आ ही ना पाए, इतना विकृत कर डिटेरियोरेट कर दिया, इतना नुकसान पहुंचा दिया कि उसको आप ठीक ही ना कर पाओ, तो उसके लिए कहा गया है, ठीक है। अडेप्ट है वो अनुकूल बनाने को बोलते हैं, अनुकूल होने को बोलते हैं। फिर समझिए, रिपोर्ट की वर्ब पॉइंट्स है, राइज की वर्ब यहाँ पे हैज लेड है, नेचुरल एंड ह्यूमन सिस्टम्स की वर्ब है वो आर पुश्ड है, और ये स्ट्रक्चर जो है ये पैसिव का है क्योंकि बी के साथ में थर्ड फॉर्म है। बियॉन्ड है वो प्रेपोजिशन है, इसका मतलब के परे होता है, ठीक है। बियॉन्ड कंट्रोल ऐसे कहते हैं, तो मतलब वो कंट्रोल में नहीं है, तो वैसे ही बियॉन्ड का मतलब के परे। देयर आ रहा है वो इन सिस्टम्स के लिए आ रहा है। एबिलिटी है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन लगेगा। टू अडेप्ट है वो इन्फिनिटिव है, ठीक है, 2 + V0 इन्फिनिटिव है। तो रिपोर्ट यहाँ पे पॉइंट आउट कर रही है कि जो वेदर और क्लाइमेट एक्सट्रीम्स में बढ़ोतरी हो रही है वो यहाँ कारण बनी है कुछ ऐसे प्रभावों का जो प्रभाव आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। कारण क्या है, एज यहाँ पे कंजंक्शन हो गया, क्योंकि, बिकॉज का मीनिंग देगा, क्योंकि जो नेचुरल और ह्यूमन सिस्टम्स हैं उनको इतना पुश किया जाता है कि उनकी जो क्षमता है अडेप्ट करने की, कि वापस से अनुकूल बना ले अपने आप को माहौल के, वो उसके परे पुश किया जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे इरिवर्सिबल इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है, मतलब ऐसे प्रभाव हैं जिसके कारण प्रकृति भी असंतुलित हो जाएगी, ह्यूमन सिस्टम्स जो हैं वो भी असंतुलित हो जाएंगे, और इतने असंतुलित हो जाएंगे कि वापस से वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ पाएंगे। सीधी सी बात इसमें ये कही गई है। अल्यूडिंग टू, अल्यूड के साथ में टू लगेगा, चाहे रेफर हो, अल्यूड हो, इसमें टू लगता है, इसका मतलब इशारा करना है, संकेत करना है। तो अल्यूडिंग टू द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP 26 इन ग्लासगो, अल्यूड टू इशारा करते हुए, तो इस और इशारा करते हुए, यहाँ पे अल्यूडिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ING फॉर्म आपको 3 तरह की चीज़ें बताएगा, या तो वो किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में मैन वर्ब फॉर्म में है, या फिर वो किसी सेंटेंस में जेरेंड फॉर्म में है, या फिर वो किसी सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में कब होता है, जब 2 काम साथ साथ में होते हैं, जब सिमल्टेनियस एक्शंस होते हैं, 2 साथ साथ में होने वाले कामों को डिनोट करने के लिए हम ING फॉर्म लगाते हैं, और उसे क्या कहा जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। अल्यूडिंग टू द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, तो कह रहा है ग्लासगो में पार्टीज की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसकी ओर इशारा करते हुए, ये कब हुई थी, नवंबर 2021 में, नवंबर 2021 में। तो इसका रेफरेंस देते हुए, इस ओर इशारा करते हुए, रिपोर्ट नोट्स दैट, रिपोर्ट की वर्ब नोट्स है, रिपोर्ट यहाँ पे नोट करती है दैट मोस्ट ऑफ द टारगेट्स, कि अधिकांश जो टारगेट्स है कंट्रीज हैव सेट, वो टारगेट्स जो कंट्रीज ने सेट किए हैं, कंट्रीज की वर्ब हैव सेट है। तो रिपोर्ट यहाँ पे ये नोट करती है कि अधिकांश जो टारगेट्स है जो कंट्रीज ने सेट किए हैं, किसके लिए, अपने खुद के लिए, आर टू फार इन द फ्यूचर, वो टारगेट्स इतने दूर हैं भविष्य में, टू हैव एन इम्पैक्ट, कि वो इम्पैक्ट नहीं डालेंगे इन द शॉर्ट टर्म, मतलब अल्पकालिक थोड़े समय के अंदर, एट मीनिंगफुली रिड्यूसिंग, प्रभाव पड़ना किस पे है, कि अर्थपूर्ण तरीके से आप कम कर रहे हैं जलवायु के प्रभाव को, ऐसा फिलहाल संभव नहीं है। फिर समझिए, तो कह रहा है कि ग्लासगो में पार्टीज की कॉन्फ्रेंस की ओर इशारा करते हुए, जो कि नवंबर 2021 में हुई थी, रिपोर्ट यहाँ पे नोट करती है या फिर इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अधिकांश जो टारगेट्स हैं जो कंट्रीज ने सेट किए हैं खुद के लिए, वो इतने दूर हैं भविष्य में कि आज उसका प्रभाव नहीं पड़ सकता। प्रभाव किस चीज़ के लिए पड़ना चाहिए, प्रभाव पड़ना चाहिए था कि जो जलवायु के प्रभाव पड़ रहे हैं उसको कम करना है, तो वो आज निकट भविष्य में देखने को नहीं मिलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब की बात करें, रिपोर्ट की वर्ब ये हो गई। मोस्ट यहाँ पे अधिकांश का मीनिंग दे रहा है, और याद रखिए मैंने बताया भी था कि व्हेनेवर मोस्ट डिनोट्स द मीनिंग ऑफ ऑलमोस्ट, जब मोस्ट का मतलब ऑलमोस्ट हो तो इससे पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है।
कंट्रीज की वर्ब हैव सेट है, सेट की तीनों फॉर्म सेम होती है, सेट सेट सेट, तो इसको थर्ड फॉर्म माना जाए क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। देमसेल्व्स है वो कंट्रीज को देखकर है, कंट्रीज प्लूरल है तो इसको देखकर देमसेल्व्स है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आर दे रखा है, मोस्ट ऑफ द टारगेट्स दैट कंट्रीज हैव सेट, कंट्रीज की वर्ब हैव सेट, ये आर है, ये यहाँ पे इसको मोस्ट को देखकर है, ठीक है। टू फार दे रखा है तो फार यहाँ पे एडजेक्टिव है, टू यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इंडिया विल अचीव नेट जीरो एमिशंस। अब भारत जो है वो नेट जीरो एमिशंस अचीव करेगा लेटेस्ट बाय 2070। लेटेस्ट इसलिए कि भारत ने हाल ही में टारगेट सेट किया है कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन तक लेकर जाएंगे। अब नेट जीरो एमिशन का मतलब देखो, एमिशन जो होता है वो एमिट करने का प्रोसेस होता है। एमिट का मतलब उत्सर्जन होना, मतलब जैसे ये हमारी पृथ्वी और इससे अगर कोई चीज़ एमिट हो रही है तो वातावरण में वो चीज़ जा रही है, उत्सर्जित कर रहे हैं। नेट जीरो का मतलब ये नहीं है कि भारत अपना कार्बन का उत्सर्जन ही बंद कर देगा, कार्बन एमिशन जीरो कर देगा, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली अगर सोचें तो कार्बन का उत्सर्जन जीरो हो जाए ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो क्या किया जा सकता है, नेट जीरो का मतलब ये है कि जितना आपने कार्बन को एमिट किया है उतना ही आप कार्बन को एब्जॉर्ब भी करेंगे। आप कार्बन सिंक या फॉरेस्ट इतने लगाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे जिसमें कार्बन जो है, मतलब जितना आप एमिट कर रहे हो उतना ही आप वायुमंडल से, पर्यावरण से एब्जॉर्ब भी करेंगे। इस प्रकार से बैलेंस बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो कह रहा है कि इंडिया विल अचीव, भारत यहाँ पे अचीव करेगा नेट जीरो एमिशंस को 2070 तक। ये बाई जो है वो टिल का मीनिंग देगा, टाइम के पहले बाई लगता है, इसका मतलब तक का मीनिंग देता है। दैट इज एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है अर्थात, मतलब आप कोई चीज़ जो कह रहे हो उसको आगे समझाने के लिए हम जैसे कहते हैं ना कि जैसे मैंने कहा कि भाई मॉडल्स के साथ में बेस फॉर्म आएगी, मतलब मॉडल्स जहाँ पर भी आएंगे वहाँ पे आपको V0 फॉर्म लगानी है, इसके अलावा कुछ नहीं लगाना है, बेस फॉर्म लगाएंगे, अर्थात आप कोई और फॉर्म नहीं लगाएंगे। तो ऐसे मैंने इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए आगे एक वर्ड का प्रयोग किया, यानी कि मीन्स अर्थात। तो ऐसे स्थिति में आप दैट इज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इंडिया की वर्ब विल अचीव है, दैट की वर्ब इज है। देयर विल बी नो नेट कार्बन एमिशंस, तो इसका मतलब ये है कि कोई नेट कार्बन एमिशन नहीं होगा, ठीक है। ये इसकी वर्ब हो गई विल बी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिक्लेयर्ड, ये बात किसने डिक्लेयर करी, प्रधानमंत्री मोदी ने। कब डिक्लेयर करी, इसकी वर्ब हो गई एट द COP26 समिट। समिट का मतलब शिखर वार्ता वगैरह होती है, मीटिंग होती है, तो इस मीटिंग में इन्होंने ये बात कही। अब प्राइम मिनिस्टर से पहले द नहीं है, क्योंकि इस पर जो व्यक्ति इस पोस्ट को अज्यूम कर रहा है, जो इस पोस्ट पर इनकम्बेंट है, उसका नाम है। तो जब किसी पोस्ट से पहले, पोस्ट के साथ, जैसे आप प्राइम मिनिस्टर कहें, प्रेसिडेंट कहें, गवर्नर कहें, चीफ मिनिस्टर कहें, उसके साथ उसका नाम दे रखा है तो हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो इंडिया की वर्ब विल अचीव हुई, दैट की वर्ब इज हुई, नो नेट कार्बन एमिशंस की वर्ब विल बी है, क्योंकि देयर से स्टार्ट है, इन्वर्जन है, देयर से सेंटेंस का स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन लगाते हैं। इन्वर्जन का मतलब क्रिया है वो सब्जेक्ट से पहले आती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी सब्जेक्ट है, डिक्लेयर्ड इसकी वर्ब है। फिर देखिए आगे, बाई 2030 तक इंडिया वुड ऑल्सो इंश्योर, इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना है। इंडिया की वर्ब है वो वुड इंश्योर है, ऑल्सो का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में करते हैं, ये कल भी हमने डिस्कस किया था। तो 2030 तक भारत जो है वो इंश्योर करेगा 50% ऑफ इट्स एनर्जी, कि भारत मतलब 50% जो एनर्जी है भारत की विल बी, वो होगी किससे, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अब ये क्या है, ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ऐसे सोर्सेज हैं जो नेचुरल तरीके से हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, जैसे कि विंड या फिर सोलर पावर है ना, हवा से पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है। ये जो एनर्जी मिल रही है प्राकृतिक सोर्सेज से मिल रही है, ये मतलब डिप्लीट नहीं करती है नेचर को, ये मतलब क्षय नहीं करती है आपके जो वातावरण है उसका, तो इसलिए इसको कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो 2030 तक भारत जो है इंश्योर करेगा कि 50% जो इसकी एनर्जी है वो कहाँ से आए, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से आए। इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना है, याद रखिए, इंश्योर और ये इंश्योर, ये तो होता है बीमा करना, इंश्योरेंस होता है इसका मतलब, और ये इंश्योर है ये सुनिश्चित करना है। एक होता है अश्योर, ये होता है आश्वस्त करना, ठीक है, आश्वस्त करना। आगे देखिए, हाउएवर, हालांकि, ये विरोधाभासी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट के लिए आता है। हालांकि नन ऑफ दिस कैन हेल्प,
कि इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हेल्प कर पाए द 1.50 डिग्री सेल्सियस मार्क फ्रॉम बीइंग ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है ब्रेक या इन्फ्रिंज, कॉन्ट्रावीन या इन्फ्रिंज, मतलब तोड़ना कह सकते हो, उल्लंघन करना बोल सकते हो। तो इनमें से ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं है जो हेल्प कर सकती हो कि 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो मार्क है, थ्रेशोल्डर लेवल है, उसको ब्रीच किया जा सके, उसको तोड़ा जा सके। ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो नन की वर्ब जो है वो क्या है? नन की वर्ब है वो कैन हेल्प है। नेक्स्ट, अ मेजर पॉइंट ऑफ इम्फेसिस। इम्फेसिस का मतलब स्ट्रेस डालने को बोलते हैं, जोर देने को बोलते हैं। तो कह रहा है कि एक मेजर पॉइंट, मुख्य पॉइंट जो है इम्फेसिस का, मतलब इस रिपोर्ट में जो कुछ भी बातें की गई उसमें मुख्य पॉइंट क्या है, किस बात पर ये रिपोर्ट जोर दे रही है, वो बात है पर्टिकुलरली फॉर साउथ एशिया, विशेष करके दक्षिणी एशिया के लिए। तो वो पॉइंट क्या है, ये इसकी वर्ब हो गई, वो है ट्रेंड इन द वेट बल्ब टेम्परेचर। अब वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें तो ऐसे समझो कि वो न्यूनतम तापमान जिससे हवा ठंडी होती है, ठीक है, वो न्यूनतम तापमान, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच एयर कूल्स डाउन, जिस टेम्परेचर पर हवा जो है पर्यावरण की, वातावरण की, वो ठंडी होती है, उस न्यूनतम टेम्परेचर को वेट बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं। तो एक मुख्य जो यहाँ पे जोर दिया गया है एक बिंदु पर इस रिपोर्ट में, वो है कि भाई ट्रेंड जो है वेट बल्ब टेम्परेचर में, उस पर जोर दिया गया है। अब ये क्या होता है वेट बल्ब टेम्परेचर? ये एक इंडेक्स है ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ हीट एंड ह्यूमिडिटी कंबाइंड। मतलब एक इंडेक्स है, एक सूची है, एक संकेतांक है, जिससे हमें पता लगता है कि हीट और ह्यूमिडिटी का कंबाइंड रूप से प्रभाव क्या पड़ता है, ऊष्मा और आर्द्रता प्रभाव कंबाइंड रूप से क्या पड़ता है, ठीक है, एंड इट्स इफेक्ट ऑन हेल्थ, और इसका क्या प्रभाव पड़ता है स्वास्थ्य पर। तो इसके बारे में जोर दिया गया है इस रिपोर्ट में साउथ एशिया के लिए। लखनऊ एंड पटना, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ सेवरल स्टडीज। तो कह रहा है कि बहुत सारे अध्ययन हुए, सेवरल के साथ में नाउन कैसी आती है, प्लूरल, सेवरल डिटरमिनर है, तो बहुत सारी स्टडीज हुई हैं। उनमें से एक स्टडी के अनुसार जो लखनऊ और पटना है, साइटेड, इन्होंने रेफर किया, इन्होंने रेफरेंस दिया, इन्होंने मेंशन किया इन द रिपोर्ट में, वर अमंग द सिटीज। तो ये जो शहर हैं, ये उन शहरों में से थे प्रेडिक्टेड, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी, जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था टू रीच वेट बल्ब टेम्परेचर्स, कि ये वेट बल्ब टेम्परेचर्स तक पहुंच जाएंगे। और ये टेम्परेचर क्या, 35 डिग्री, मतलब ये तापमान है जिस पर हवा ठंडी हो जाएगी। इफ एमिशंस कंटिन्यू टू राइज, कब? अगर एमिशंस लगातार होते रहे, बढ़ते रहे तो। एमिशंस उत्सर्जन, कंटिन्यूड मतलब जारी रहे, टू राइज मतलब बढ़ना। तो लखनऊ और पटना, मतलब बहुत सारी स्टडीज़ हुई जो कि इस रिपोर्ट में साइट किया गया, जिनके बारे में रेफरेंस दिया गया है कि इस रिपोर्ट में बहुत सारे ऐसे स्टडीज़ की ओर संकेत किया गया है जिसमें बताया गया है कि लखनऊ और पटना जो है उन शहरों में से थे जिन्होंने ये भविष्यवाणी की, जिन्होंने ये फोरटेल किया। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, फोरटेल, जिन्होंने ये फोरटेल किया, जिन्होंने पहले से ये बताया कि भाई हमारा जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, इसे आप वेट बल्ब टेम्परेचर कह सकते हैं। अगर लगातार एमिशंस बढ़ते रहे तो हम 35 डिग्री सेल्सियस पर हवा जो है वो कूल हो जाएगी। जबकि भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद जो है आर, अब इन सभी शहरों के लिए आर आ रहा है, आर एट रिस्क। अब इनमें रिस्क है किस चीज़ की, ऑफ रीचिंग वेट बल्ब टेम्परेचर्स ऑफ 32 डिग्री सेल्सियस टू 34 डिग्री सेल्सियस विद कंटिन्यूड एमिशंस, कि अगर लगातार एमिशंस होते रहे तो फिर इनमें 32 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस तक का टाइम लगेगा कम होना। मतलब ये ज़्यादा डेंजरस है। यहाँ इतना तापमान हो गया तब भी हवा कूल हो जाएगी, यहाँ इतना तापमान होगा तब जाके हवा कूल होगी, ठीक है। तो ये इन शहरों की बात है। अब काम की बात एक ये है कि एमिशंस यहाँ पे नाउन है और एमिशन के लिए ये एडजेक्टिव दे रखा है, कंटिन्यूड, पास्ट पार्टिसिपल है। रीच के बाद में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगता है, ध्यान रखिए। तो कहीं रीचिंग एट नहीं करेंगे आप यहाँ पे। रीच ट्रांजिटिव वर्ब होती है, सीधा ऑब्जेक्ट लगता है, प्रेपोजिशन नहीं लगता है। दिस विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब रिपरकशन होता है, दुष्परिणाम होता है, बैड रिजल्ट होता है, तो आप इसको रिपरकशन कह सकते हो या फिर आप इसको बैड रिजल्ट कह सकते हो, बैड रिजल्ट। तो कह रहा है कि दिस विल हैव कॉन्सिक्वेंसेज। अब इसके क्या दुष्परिणाम होंगे, सच एज, जैसे कि अ राइज इन हीट वेव, लिंक्ड डेथ्स और रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी। तो इसके दुष्परिणाम होंगे जैसे कि, सच एज एग्जाम्पल देने के लिए आता है, क्या दुष्परिणाम होंगे कि हीट वेव, जो लू चलती है ना, गर्म हवा चलती है, उसमें बढ़ोतरी आएगी। राइज यहाँ पे नाउन है क्योंकि ए के बाद दे रखा है।
इसमें आएगी बढ़ोतरी और इससे होने वाली जो मृत्यु है बढ़ेंगी और रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो दो चीज़ें यहाँ पे हैं कि इससे दुष्परिणाम क्या होंगे कि एक तो लू के कारण जो लोग मरते हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी और प्रोडक्टिविटी जो है, रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी जो है ये देखने को मिलेगी। ग्लोबल सी लेवल्स, पूरे विश्व भर में समुद्र का जो लेवल है विल लाइकली राइज, लाइकली मतलब पॉसिबली, संभवतया ये बढ़ेगा 44 सेंटीमीटर टू 76 सेंटीमीटर दिस सेंचुरी, इस शताब्दी में। इफ गवर्नमेंट्स मीट, गवर्नमेंट्स की वर्ब मीट है, मीट का मतलब यहाँ पूरा करना है, यदि गवर्नमेंट्स अपना पूरा करती है क्या, करंट एमिशन कटिंग प्लेजेस, प्लेजेस का मतलब ओथ है, प्रतिज्ञा है, शपथ है। तो वर्तमान में जो गवर्नमेंट्स ने कहा है कि हम कार्बन उत्सर्जन इतना कटौती कर देंगे, अगर उस प्रतिज्ञा को पूरा कर लेती है तो इस शताब्दी में समुद्र का लेवल है वो इतना बढ़ जाएगा। ठीक है, बट विद हायर एमिशंस, लेकिन कह रहा है कि अगर ज़्यादा एमिशन हुआ, ये तो तब की बात है जब गवर्नमेंट्स अपना कही गई बातों को पूरा करते, कमिटमेंट पूरा करती है। मान लो कमिटमेंट पूरा नहीं होता है और यहाँ पे एमिशन बढ़ जाता है और आइस शीट्स कोलैप्स, आइस शीट्स मतलब जो बर्फ की चादर है वो कोलैप्स हो जाती है। कोलैप्स मतलब धराशायी होना, गिरना, है ना। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पे बर्फ की चादरें पिघल जाती हैं, कोलैप्स हो जाती हैं। भाई गर्मी बढ़ेगी, एमिशन बढ़ेगा तो उससे बर्फ जो है वो पिघलना शुरू हो जाएगी अधिक जल्दी देन एक्सपेक्टेड, जितना कि एक्सपेक्ट किया गया है उसकी तुलना में। तो सी लेवल्स कुड राइज, तो समुद्र का लेवल बढ़ सकता है एज मच एज, कितना, 2 मीटर तक बढ़ सकता है इस सेंचुरी में। कुड है वो वर्तमान की संभावना के लिए आ रहा है, कहीं ऐसा ही नहीं मानना है आपको कैन का पास्ट कुड है, पास्ट की कैपेबिलिटी एबिलिटी के, तो सिंपल सी बात है। कुड जो है वो प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी के लिए भी आ सकता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी है। तो ये जो है सी लेवल्स वो बढ़ सकता है, कितना, इतना बढ़ सकता है। एज और एज के बीच डिग्री पॉजिटिव आती है, तो मच डिग्री पॉजिटिव है। मच की कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर और मच की सुपर डिग्री होती है मोस्ट। एंड 5 सेंटीमीटर बाई 2150, और 5 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है 2150 तक। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई 5 मीटर तक बढ़ सकता है, 5 मीटर तक बढ़ सकता है इस समय तक। फिर समझ लीजिए ये क्या कहना चाह रहा है कि हायर एमिशंस अगर होते हैं, विद हायर एमिशंस एंड इफ आइस शीट्स कोलैप्स, तो कह रहा है अगर ज़्यादा एमिशन हो और आइस शीट कोलैप्स करे अधिक जल्दी जितना कि एक्सपेक्ट किया गया है, तो सी लेवल्स जो है वो 2 मीटर तक बढ़ सकता है सेंचुरी में और 5 मीटर तक बढ़ सकता है इस समय तक। ठीक, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज, भारत जो है वो मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज हैं। ठीक है, भारत जो है वो सबसे वल्नरेबल कंट्रीज में से एक है। वल्नरेबल क्या होता है, एट रिस्क, एंडेंजर्ड, इन डेंजर, जो खतरे में है, एक्सपोज्ड है। ठीक है, तो भारत उन देशों में से एक है जो सबसे अधिक खतरे में है इन टर्म्स ऑफ, किस संबंध में, पॉपुलेशन, जनसंख्या के संबंध में। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मतलब इस संबंध में, दैट विल बी अफेक्टेड, अभी जनसंख्या के लिए है, ये वो जनसंख्या जो प्रभावित होगी, पैसिव वॉइस से बी के साथ थर्ड फॉर्म, बाई सी लेवल राइज, समुद्र स्तर में बढ़ोतरी के चलते जो प्रभावित होगी जनसंख्या, उस स्थिति में भारत जो है सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कंट्रीज में से एक है। बाय द मिडल ऑफ द सेंचुरी, तो कह रहा है इस शताब्दी के बीच तक अराउंड 35 मिलियन ऑफ इट्स पीपल, लगभग 35 मिलियन जो लोग हैं भारत के, इट्स यहाँ पे इंडिया के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है, कुड फेस, ये फेस कर सकते हैं एनुअल कोस्टल फ्लडिंग, एनुअल मतलब वार्षिक रूप से, कोस्टल मतलब तटीय इलाकों में, फ्लडिंग मतलब बाढ़ आएगी, विद 45 मिलियन टू 50 मिलियन एट रिस्क, इसमें इतने लोगों का रिस्क होगी बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, इस शताब्दी के एंड तक, इफ एमिशंस आर हाई, यदि उत्सर्जन जो है ज़्यादा है तो। फिर समझिए इंडिया की वह बीज है, तो भारत वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज, वन ऑफ द वाले केस में नाउन है, प्लूरल आती है, तो यहाँ पे प्लूरल नाउन आ रही है। तो भारत सबसे अधिक जो खतरे में है देश उनमें से एक है, किस संबंध में, जनसंख्या के संबंध में। वो जनसंख्या कौन सी, दैट लगा के बताया, जो अफेक्टेड होगी किससे, सी लेवल राइज से। अब कह रहा है इस सेंचुरी की मिडल तक लगभग इतने मिलियन लोग जो हैं वो फेस कर सकते हैं वार्षिक रूप से कोस्टल फ्लडिंग को, इनमें इतने प्रभावित होंगे, इतने रिस्क पर होंगे इस सेंचुरी के एंड तक, अगर एमिशंस जो है बढ़ते हैं, हाई हैं, तो एमिशंस की वर्ब आ रहे हैं। एक्सपीरियंस हैज शोन, अनुभव ने ये दिखाया है, ये सिखाया है, एक्सपीरियंस की वर्ब हैज शोन है, दैट कंजंक्शन है की पार्टीजन इकोनॉमिक कैलकुलेशन। पार्टीजन का मतलब क्या होता है, बायस्ड को बोलते हैं या फिर प्रेजुडिस्ड को बोलते हैं,
पक्षपातपूर्ण जो होता है उसे कहा जाता है क्या? पार्टीजन। पक्षपातपूर्ण का मतलब जैसे भारत की कैलकुलेशन अलग है, भारत को पैसा ज़्यादा चाहिए, अमेरिका को और ज़्यादा चाहिए, किसी देश को कम चाहिए, ये पार्टीजन हो गया। तो कह रहा है कि एक्सपीरियंस ने हमें ये सिखाया है, ये दिखाया है, शोन जो है वो शो की थर्ड फॉर्म है, कि पार्टीजन इकोनॉमिक कैलकुलेशंस कि जो भी आपकी आर्थिक गणनाएं हैं, ट्रम्प वो क्लाइमेट कंसिडरेशन से आगे निकल चुके हैं। ट्रम्प का मतलब आउटशाइन, सरपास, एक्लिप्स, ये बताया था कि आज हमारी आर्थिक कैलकुलेशन जो है, हमें पैसा चाहिए, ठीक है, और वो पैसे की जो सोच है, पैसा कमाने की जो सोच है, वो क्लाइमेट के बारे में सोच से कहीं ज़्यादा आगे निकल चुकी है। क्लाइमेट के बारे में इतना नहीं सोच रहे गहराई से जितना कि हम पैसा अर्न करने के बारे में सोच रहे हैं। कंसिडरेशन का मतलब ये थॉट्स हैं, मतलब विचार विमर्श कह सकते हो। बट इंडिया मस्ट शोर अप, लेकिन भारत को जरूर से शोर अप करना पड़ेगा। मस्ट आ रहा है वो ऑब्लिगेशन के लिए है, याद रखिए। मस्ट एक मॉडल है जो ऑब्लिगेशन के लिए आ जाता है, मतलब बाध्यता या कंपल्सन के लिए आ जाता है। तो भारत को जरूर से शोर अप करना पड़ेगा, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, मजबूती देनी पड़ेगी। इट्स अडेप्टेशन मेजर्स, किस में मजबूती देनी पड़ेगी? इसका जो एडेप्टेशन मेजर्स हैं, भारत के जो मेजर्स हैं, भारत ने जो उपाय किए हैं एडेप्टेशन के, मतलब अनुकूलन के, कि भारत कैसे जो चीज़ें विकृत हो चुकी हैं कैसे उसको बैलेंस करेगा, इस चीज़ों को स्ट्रेंथन करना चाहिए। और अर्जेंटली और बहुत ही ज़रूरी है कि भारत मूव करे टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ इट्स मैनी वल्नरेबल, कि भारत अपने बहुत सारे जो वल्नरेबल हैं, बहुत सारे जो रिस्क में है जनता, उसके भविष्य को सिक्योर करने का प्रयास करे। हु यहाँ पे उन लोगों के लिए है, बहुत सारे लोगों के लिए है जिनके पास बहुत ज़्यादा है खोने के लिए। लूज का मतलब है खोना, तो वो जनसंख्या जिसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, सबसे अधिक वही खोएंगे। उनके भविष्य को सिक्योर करने के लिए मूव करे, आगे बढ़े। तो ये था आज के इस सेशन में। अब मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।